7 क्लास का 7 पार्ट का हम इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो मौखिक करेंगे। आप लोग उसी के आधार पर इसमें से टिक मारकर अपना लिख सकते हैं या मेरे आवाज़ को सुन कर आप भी आप फेयर कर सकते हैं। तो शब्दार्थ डिप्रिया आप लोगों के पास बुक होगा तो इसमें साइंस देख लेंगे, बस उच्चारण में समझा दे रहा हूँ। जैसे प्रथम यानी पहला यानी फर्स्ट, स्वाभिमानी यानी मालकिन लैंड लेडी, निरंतर यानी लगातार यानी कंटिन्यूअस हो जाएगा। और संघर्ष टक्कर मुकाबला यानी स्ट्रगल, अध्ययन यानी पढ़ाई स्टडी, सम्मान यानी आदर यानी ऑनर। इसके बाद बहुमूल्य यानी कीमती होता है, जैसे प्रीशियस बोलते हैं। प्रतंत्रता यानी गुलामी है ना, स्लावेरी। अंकुश यानी निरंतर काबू यानी कंट्रोल। प्रशंसा यानी तारीफ करना बड़ाई करना प्रेज। अर्पित यानी भेंट यानी पेश यानी प्रेजेंट। विचलित यानी घबराना ना टू डिविएट। इसके बाद घिनौनी यानी कि घृणा पैदा करने वाली यानी वेरी अगली। इसी तरह अब इसका जो है स्मृति यानी याद करना, स्मृति मतलब याद करना नहीं, मेमोरी। नियमित यानी नियम के अनुसार, रेगुलर अकॉर्डिंग टू रूल यानी रूल के अनुसार। सराहनीय यानी प्रशंसा योग्य, प्रेज वर्दी। उत्सुकता यानी जानने की इच्छा है ना, जानने की इच्छा को हम बनेंगे उत्सुकता यानी एग्रेनेस। दुर्दशा यानी बुरी दशा, दुरह प्लस दशा यानी माइजरी इविल फ्लाइट। विश्व बंधुत्व संसार का भाईचारा, सब एक समान हो है ना, जैसे फ्रेटर्निटी। संसार से विद्या होना यानी मर जाना डाइट। इस तरह डिप्रिया थी। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर 2 में मौखिक हम देंगे इसका आंसर, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं आसानी से अच्छा से, तो इसका हम दे सकते हैं, अपने से खोज कर लिख सकते हैं। क्योंकि आप लोग 7 क्लास में चल गए तो इतना तो बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ मौखिक, ताकि और ज़्यादा रिमाइंड हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है 1857 में क्या हुआ था इंग्लैंड के पार्लियामेंट पर, इसका क्या प्रभाव हुआ। तो भारत के 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे अंग्रेजों ने विद्रोह यानी गद्दड़ कहा था। 1857 के एक स्वतंत्रता संग्राम हम लोग चलाए थे, भारतवर्ष चलाए थे, जिन्होंने अंग्रेज जो थे उसे विद्रोह यानी गद्दड़ कहा था। उन्हीं दिनों एनी बेसेंट एक पुस्तक लिखी, इंग्लैंड इंडिया एंड अफगानिस्तान। वो इस नाम की एक पुस्तक लिखी थी। 1879 में वो पहली बार वो पुस्तक प्रकाशित हुई थी। वो कहाँ से, इंग्लैंड से प्रकाशित हुई थी, जहाँ ब्रिटेन की राजधानी है इंग्लैंड। और इंग्लैंड के ये मतलब इंग्लैंड की राजधानी है लंदन की रहने वाली थी, और लंदन में ये पहली बार प्रकाशित हुआ था। इस तरह दूसरा हो जाएगा। दूसरा क्या है, तो दूसरा जो है कि एनी बेसेंट ने अपनी पुस्तक में इंग्लैंड के साम्राज्यवादी नीतियों पर क्या टिप्पणियाँ की थी। तो देखो, एनी बेसेंट ने बताया था कि जब भारत की निर्धनता की बात तो सोचते हैं तो आंखों के सामने जोंकों का दृश्य आता है ना, जिन्होंने भारत को चूसा है। अंग्रेजों की भारत विजय की कहानी बहुत घिनौनी है। देख लो, यही एक विदेशी थी, अर्थात ये एक अंग्रेज ही थी, लेकिन भारत के बारे में इनका बहुत अच्छा सोच था। इनको ये आभास हो गया था कि किसी के यहाँ जाकर उस पर हुकूमत चलाना ये कोई विजय नहीं है, ये घिनौनी हरकत है। तो इन्होंने ही ये बात कही थी। तीसरा क्वेश्चन, एनी बेसेंट का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म अक्टूबर 1847 में लंदन में हुआ था, जो ब्रिटेन की राजधानी है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। चौथा क्वेश्चन दिया कि एनी के गृहस्थ जीवन के बारे में बताइए। तो दिसंबर 1867 में एक पादरी फ्रैंक बेसेंट के साथ एनी का विवाह हुआ था, जिससे 2 बच्चे भी, मतलब ये 2 बच्चे भी हुए थे। 2 बच्चे की माँ थी, और इनके 2 बच्चे जो है ना वो बीमार रहते थे लंबे समय से। इसके बाद इनका ये जो शादी हुआ था, इनके और उनके स्वभाव में काफ़ी अंतर था। इनके पति और इनके जो विचार थे, जो विचार भाव था, वो अलग अलग टाइप के थे, जिसकी वजह से पटा नहीं। और 1873 में केवल ये 26 वर्ष की थी, तभी एनी बेसेंट घर से निकाल दी गई। तो इनका जीवन गृहस्थ के बारे में ये था। और 5वां पूछा है 1874 में एनी किस संस्था में शामिल हो गई। तो 1874 ईस्वी में एनी बेसेंट चार्ल्स ब्राडलेघ की एक संस्था यानी नेशनल सेकुलर सोसाइटी में जाकर सम्मिलित हो गई थी। कब, 1874 में। तो इस तरह
5 नंबर हो गया। 6 नंबर दिया है एनी बेसेंट कब भारत पहुंची, भारत के बारे में उनके क्या विचार थे। तो एनी बेसेंट 16 नवंबर 1893 को भारत पहुंची। जब तक भारतवासी और इनका जो ये थी था इनका भारत के बारे में जो विचार था, उनका विचार ये था कि जब तक भारतवासी पूरी तरह शिक्षित ना हो जाएंगे तब तक वे स्वतंत्रता की बेड़िया से नहीं तोड़ सकेंगे। यानी स्वतंत्रता के जो बेड़िया है जो अंग्रेजों ने गुलाम बनाया उसको ये नहीं तोड़ सकते। अर्थात इन्होंने भी शिक्षा का सबसे बड़ा हथियार बताया। इसलिए कहता है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। शिक्षा ही सबसे दुनिया में शक्तिशाली अस्त्र है। तो इस तरह ये हो गई। इसके बाद 7 नंबर दिया है एनी बेसेंट नौजवानों में बहुत लोकप्रिय थी, यानी पॉपुलर थी। इस कथन के समर्थक में एक उदाहरण दीजिए। तो जैसे कि हम पाठ में पढ़ा चुके थे आप लोग कि जब ये कहीं भी सभा में, उस समय बैलगाड़ी ही हुआ करती थी, गाड़ी वगैरह नहीं थी, क्योंकि हमारे देश में तो अधिकांश बैलगाड़ी चलती थी। ये बात बहुत पुराना, आज़ादी के बहुत पहले की बात है। तो एनी बेसेंट जो थी, नौजवान जब देखते थे कि वो आ रही है तो नौजवान उस गाड़ी से घोड़े को अलग कर देते थे, अलग करके और उसके स्थान पर अपने कंधे लगाकर और उसे खींच कर सभा में लेकर आते थे। इनको इतना ही मान सम्मान यहाँ पर लोग देते थे, जबकि ये भी एक अंग्रेज ही थी। लेकिन भारत के प्रति इनका पॉजिटिव थॉट था, इसकी वजह से हमारे देश में इनका बहुत इज्जत सम्मान हुआ। तो कथन में समर्थन उदाहरण हो गया। धर्म के बारे में एनी क्या सोचती थी। तो जो इंडिया का, हमारे देश का जो धर्म है, तो धर्म के बारे में एनी के लिए भारत एक ऐसी पवित्र भूमि थी जिसका महान धर्म विश्व के सब धर्मों का मूल था। यानी विश्व में जितना भी धर्म है उस धर्म का जो जड़ है, मूल है, वो हमारा भारत था। इनका यही कहना था। उनकी दृष्टि में भारत भूमि सब संस्कृतियों का केंद्र थी। इनके दृष्टि में, यानी इनके नज़र में जो था, भारत जो है सभी संस्कृतियों का केंद्र था। वो अपने सपनों के भारत को अपनी माता मानकर वो आई थी। वहाँ से जब आई थी ना, इंगिथी से, लंदन से जब आई थी, तो भारत को अपने माता मानकर वहाँ से आई थी। तो ये सोच थी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में शिक्षा की क्या स्थिति थी। प्राचीन भारत में शिक्षा की क्या स्थिति थी। तो प्राचीन भारत में शिक्षा पर राज्य का कोई अंकुश नहीं होता था, क्योंकि वो समय अंग्रेजों का शासन था और किसी का अंकुश नहीं होता था। मतलब हर कोई पढ़ सकता था यहाँ पर आकर, उस समय कोई अंकुश नहीं था। इसके बाद कोई अंकुश नहीं था। विश्वविद्यालय जो था, जो यूनिवर्सिटी थी, शिक्षा के मंदिर थे। उस समय जो हमारे विश्वविद्यालय हुआ करते थे वो मंदिर के रूप में पूजे जाते थे। क्यों पूजे जाते थे? तो शिक्षक जब किसी भी दरबार में जाते थे तो वहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो सिंहासन से उतर कर और उनके आदर करते थे, इज्जत करते थे, सम्मान करते थे। इस टाइप का थी। इसलिए उस समय विश्वविद्यालय को हम लोग स्कूल नहीं मंदिर कहा करते थे। जिस तरह हम लोग का सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है, उस टाइप का उसमें महाविद्यालय हुआ करती थी। अब उसके स्वरूप में क्या अंतर आ गया है? तो अब उसके स्वरूप में यही आ गया है कि बस एक शिक्षक और एक स्टूडेंट के बीच में ये हो गया है। अब विभिन्न प्रकार के सब कुछ की कुरीतियाँ भी आ गई हैं, जिससे काफ़ी ये सब बदनाम हो चुके हैं। अब ये बहुत कम ही रह गए हैं। परिणाम पाती थोड़ा बहुत जो जिस परिवार के अच्छे खासे कुछ लोग शिक्षित रहते हैं वही ये सिखा पाते हैं बच्चों को। वैसे तो स्कूल में सिखाया ही जाता है, लेकिन इन सब पर ज़्यादा माता पिता का ध्यान देना चाहिए, जिससे हम पुराने संस्कृति को हम याद कर सके, उसे भूले नहीं। तो यही अब उसके स्वरूप में अंतर आ गया है। 10 नंबर में दिया है कि एनी बेसेंट कब कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई, उस अवसर पर उन्होंने क्या कहा था। तो 10 नंबर में जब कब चुनी गई, तो ये चुनी गई आपका ये 1917 में ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष चुनी गई थी। 1917 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष चुनी गई। और चुनने के बाद ये जो कही थी, जब ये अध्यक्ष इनको चुना गया तो उस अवसर पर इन्होंने ये कहा था, जैसे हम पाठ में पढ़ाए हुए हैं, यही कहा था, आप लोगों ने मुझे जो सामान दिया है उसके प्रति मेरी कृतज्ञता शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती। आपके उपहार को मैं मातृभूमि की सेवा में अर्पित करना चाहती हूँ। मेरे पास जो भी है और मैं जो भी हूँ वह सब कुछ मैं भारत माता के बलि वेदी पर चढ़ाती हूँ। हम सब मिलकर शब्दों में नहीं बल्कि कर्तव्य द्वारा वंदे मातरम का उद्घोष करेंगे। इन्होंने यही कहा था जब 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और उस समय ये कांग्रेस का अध्यक्ष चुनी गई थी। तो यही
किसी स्वतंत्रता सेनानी के लिए बहुत समान था और इस सम्मेलन में 4000 सदस्य आए थे और एनी बेसेंट उस समय संसार की मानी हुई वक्ता थी, अर्थात बहुत अच्छा इन्होंने बोली थी। देखो, अंग्रेज होकर भी कुछ अंग्रेज लूटने आए थे और एक ऐसी थी जो कितना भारत के बारे में इनका अच्छी थॉट था, अच्छी थॉट था जो हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, जबकि हर भारतीय के मन में अंग्रेज़ों के प्रति कितना द्वेष रहता है, लेकिन एक ऐसी थी जिसके बारे में हम लोगों का अंदर सम्मान, इज्जत सम्मान कितना था कि इनको जब भी किसी सभा में ये बैलगाड़ी से आती थी तो बैल को निकाल कर नौजवान जो थे हमारे देश के, वो खुद अपने लग जाते थे और लगने के बाद उस बैलगाड़ी को खींच कर सभा में लेकर आते थे। इतना इज्जत सम्मान को मिला गया था एनी बेसेंट को। तो इस तरह ये हो चुका है। अब उस सोशल पुण्य में क्या कहते हैं, हो गया 11 नंबर। होम रूल आंदोलन चलाने के लिए एनी ने क्या क्या उपाय किए थे। तो होम रूल का काम सुचारू ढंग से चलाने के लिए एनी बेसेंट ने एक साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ मतलब इंग्लिश ही वर्ड है क्योंकि ये इंग्लैंड के थी जो लंदन में इनका जन्म हुआ था। तो ये कॉमनवेल्थ नाम का एक साप्ताहिक पत्र इन्होंने शुरू किया था। बहुत जगह जगह पर उन्होंने भाषण दिए जिसके कारण जो अंग्रेजी शासक थे वो विचलित हो उठे और विचलित होने के बाद उनका पत्र को जब्त कर लिया गया और जब्त करके 2000 रुपये का फ़ाइन यानी जुर्माना लगा दिया गया। उस समय का 2000 जिस समय काफ़ी सस्ती थी, तो इनका 2000 का जुर्माना लगाया गया। होम रूल का नारा भारत के सब शिक्षित लोगों ने अपना लिया था और कांग्रेस और लीग दोनों को इस आंदोलन से जीत लिया गया। जीतने के बाद इनको बहुत इज्जत और सम्मान दिया गया इन लीग को, क्योंकि ये बहुत उस समय की मतलब इंडिया में आने का मतलब ये बहुत काफ़ी मतलब पढ़ी लिखी थी, इसलिए वो इंडिया के बारे में सोच रहे थे कि अगर यहाँ के अगर मानसिकता यहाँ का शिक्षा जब तक नहीं होगा ना तब तक ये गुलामी का बेड़ी से नहीं निकल सकते थे। इन्होंने इस वजह से ना ये स्कूल भी खोला, बनारस में इनका पहला स्कूल खोले थे और उसके ये हेडमास्टर बनी थी और कम पैसे में पहले जो था अधिक बच्चे को लोग पढ़ाते थे शिक्षक, जो अंग्रेज़ों ने बहुत तरीक़ा से बदल दिया और मैकाले आया तो पूरा सिलेबस ही बदल दिया, जैसे कहते तैसे कर दिया। यही सब देख कर कि एक टीचर के अगर इतना बड़ा सिंहासन होकर और सिंहासन से उतर कर उसका इज्जत सम्मान दे रहे हैं, यही देखा नहीं गया उसे और उसको मानसिकता चेंज करने के लिए सिलेबस ही बदल डाला और इतना किसी विषय को इतना टफ बना दिया कि क्या बताएं। वीडियो लंबी हो जाएगी, हम इसको इतिहास में अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद यही उपाय किया। वे इस संसार से कब विदा हुई, यानी कब इसको अलविदा कर गई, तो 20 सितंबर 1933 को वे इस संसार से विदा हो गई। इनको अभी भी हम लोग याद करते हैं। तो इस टाइप ये कुछ 2 नंबर का उत्तर आंसर था। अब 3 में दिया है सोचो और बताओ। एनी बेसेंट का जीवन हमें क्या प्रेरणा देता है, तो एनी बेसेंट का जीवन हमें यही प्रेरणा देता है कि सच्चाई के मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए। देखो, इनके देशवासी ही आकर हमारे इंडिया में कर रहे थे और उनके खिलाफ ही ये मोर्चा उठाई थी। ये एकदम सत्यवादी और निष्ठा थी, यानी जैसे कंजाइन बोलते हैं ना, कंजाइन उस टाइप का सत्य निष्ठा था इनके पास, इंटीग्रिटी था, जिन्होंने उस समाज से आगे उठकर और अपना पढ़ी लिखी होने के बावजूद अपना देश का काफ़ी समर्थन की थी। तो इससे हमें यही प्रेरणा मिलता है कि शिक्षा को हमेशा हथियार बनाना चाहिए और शिक्षा को हमें आगे ग्रहण करना चाहिए और जहाँ भी लगे कि ये गलत हो रहा है वहाँ पर बोलना चाहिए। 2 नंबर में दिया है क्या किसी अन्य अंग्रेज ने भी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान किया है इन्हें, हाँ तो उसके बारे में बताइए। तो आप लोग इसको सर्च मारकर या खोज कर आप लोग लिखना है, क्योंकि सब हम ही बता देंगे तो आपके लिए भी तो कुछ चाहिए। तो ये तो एक अंग्रेज ही थी, लेकिन ये उन्होंने किया, लेकिन इन्हीं की तरह क्या कोई और अंग्रेज था जो भारत के स्वतंत्रता में योगदान किया था, उसके बारे में आप लोग पता कीजिएगा और नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उसको अच्छा से बता देंगे। चलो 4 नंबर दिया भाषा अध्ययन। नीचे लिखे शब्द समूह को समझो और अपने वाक्य में प्रयोग करो। जैसे तूफान मचा दिया, तो तूफान मचाने का मतलब कि अपने ही खिलाफ जो अपने ही देशवासी जो वहाँ पर गलत काम कर रहे थे उसके प्रति ये क्या किया कि उस देश को, जिस देश में जिन्हें गलम बनाया था उसके प्रति अपना ये सजा किया। तो तूफान मचाना यानी कोई अच्छा काम करना। सोने की चिड़िया यानी सोने के जैसे भारत हमारा सोने की चिड़िया था, इस तरह वाक्य में प्रयोग कर देंगे। घिनौनी कहानी, तो बोलेंगे भारत पर अंग्रेज़ों का विजयी जो है वो विजय नहीं है, घिनौनी हरकत थी जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। ज़मीन आसमान का अंतर, यानी कि हाव भाव अपना अपना विचार अलग अलग होना। जैसे इनका विचार और इनका पति का विचार जो था ज़मीन आसमान का अंतर था, यानी अपना अपना विचार अलग होना। बताया था ना कि हर व्यक्ति का विचार कुछ अलग होता है, किसी को ज़्यादा बोलना पसंद होता है तो किसी को कम सुनना पसंद होता है। तो ये
ज़मीन आसमान का अंतर, यानी कि इनके पति में और उनके में ज़मीन आसमान की फर्क थी, है ना, इनके विचारों में। अंकुश होना, ये यानी किसी की चीज़ पर पूरा अंकुश होना, यानी कि रोक होना, यानी हम उसे रोक सकते हैं। अंकुश होना यानी कि निरंतर होना, नियंत्रित करना। स्मृति बनाए रखना, यानी कि स्मृति बनाए रखना, दो जो यादगार हैं, यादगार को बनाए रखना, यानी हम कोई भी कहानी वगैरह पढ़ते हैं उसके हम आगे की ओर उसके उस पर मतलब चलने की कोशिश करेंगे, उससे प्रेरणा लेंगे और उसका स्मृति बनाए रखेंगे। इस टाइप से ये 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। लिंग बदले तो इसका लिंग बदलना है, तो ये स्वामिनी यानी स्त्री के लिए आया है, तो हम पुल्लिंग में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्वामी। महिला तो यहाँ पर हो जाएगा पुरुष। विदुषी, विदुषी मतलब होता है बुद्धिमानी, तो यहाँ लिख देंगे चालाक। अभिनेता तो अभिनेत्री। इस तरह इसका हम लिंग बदल देंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो ही जाएगा, लेकिन हम इसी में कवर कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन है और प्रत्येक वाक्य समूह के लिए एक शब्द लिखें। जैसे आयरलैंड का रहने वाला आयरिश कहलाता है ना। तो इनका माँ जो थी आयरिश क्यों थी, क्योंकि आयरलैंड के थी इसलिए आयरिश थी। इसलिए अपना भी ये जो एनी बेसेंट थी ये भी अपने को आयरिश कहना ज़्यादा इनको पसंद था। यूरोप का रहने वाला यूरोपियन, भारत का रहने वाला भारतीय यानी इंडियन, रूस का रहने वाला रूसियन, फ्रांस का रहने वाला फ्रांसीसी। तो इस तरह का हम लिख लेंगे। 4 नंबर नीचे दिए गए उदाहरणों के अनुसार वाक्य बदलिए। जैसे लड़की रोटी खा रही है, तो ये कौन है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट सिंपल में बदल देंगे। दिया है ना, लड़की रोटी खा रही है तो लड़की ने रोटी खाई। उसी तरह रमेश पुस्तक पढ़ रहा है तो हो जाएगा रमेश ने पुस्तक पढ़ी। लड़का आम खा रहा है तो हो जाएगा लड़का ने आम खाई। इसी तरह हम इसको बना लेंगे यहाँ से अपने शब्दों में। उदाहरण, अब इसके लिए यह बात वह कई बार सुन चुका था, उसने यह बात कई बार सुनी थी। अब इसी वाक्य को इन्होंने दूसरे भाषा में की हुई है, उसी तरह हम इन सब को बदल कर लिखेंगे। यह बात वो कई बार सुन चुका था, उसने यह बात कई बार सुनी थी। एक ही जैसा है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। और एक ही वाक्य है, यह कविता वह कई बार पढ़ चुका था, तो क्या जाए, उसने यह कविता कई बार पढ़ी थी। इस टाइप का हम इसको बना लेंगे, आप लोग बना लीजिएगा। योग्यता विस्तार, एनी बेसेंट से संबंधित कोई पुस्तक पढ़ो और उनके संबंध में अतिरिक्त जानकारियाँ प्राप्त करो। इनके बारे में जो भी आप पुस्तक पढ़ेंगे वो आपको बहुत मोटिवेट करेगा, क्योंकि ये बहुत खुले विचार की ये लेखिका है और लेखक हैं। अपने मित्र सखी को पत्र लेकर एनी बेसेंट के बारे में बताओ। आपका कोई सखी हैं, सहेली हैं, जिसे छोटा छोटी होता हो, कभी कभी बात विचार भी होता हो, उनके पास इनके बारे में लिख कर बताइए और वो देखेगी तो आपको भी बताएगी। तो इस तरह योग्यता विस्तार में हम लोग कुछ अलग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोरोना महामारी में अपना ख्याल रखें।